नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार हिंदी लिटरेचर बोर्ड के इस एजुकेशनल चैनल पे। और मेरा पूरा विश्वास आप सबके साथ यही बना रहेगा कि अगर आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते हैं तो रामधारी सिंह दिवाकर के द्वारा लिखी गई कहानी जिसका नाम है सूखी नदी का पुल आपके जहन में इस कदर उतर जाएगी कि आपको सदा के लिए मतलब आजीवन आपके दिल दिमाग में ये कहानी रहेगी। ठीक है, तो हम बिना वक्त बर्बाद किए कहानी की शुरुआत करेंगे। लेकिन आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर कहानी अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आगे जितनी भी कहानियाँ, कविताएं और जो भी आपके सिलेबस से है 9th क्लास और 10th क्लास के बच्चों के लिए वो सारा मैं आपको इसी चैनल पे दे सकूं। तो आइए शुरुआत करते हैं कहानी का। लेकिन उससे पहले हमें जानना पड़ेगा ना कि रामधारी सिंह दिवाकर की क्या जीवनी रही है। तो देखिए, उनका जो जन्म है वो नरपतगंज में हुआ था जो कि अररिया में है और अररिया बिहार में है, आप सभी जानते ही हैं। उनका जन्म किस ईस्वी में हुआ था? उनका जन्म हुआ था जनवरी 1945 ईस्वी में। ठीक है, और इनकी जो शुरुआती शिक्षा हुई वो ग्रामीण माहौल में ही हुई। ठीक है, इन्होंने उच्च शिक्षा बिहार विश्वविद्यालय यानी हायर एजुकेशन, ठीक है, मुजफ्फरपुर और भागलपुर विश्वविद्यालय से प्राप्त किया। इन्होंने हिंदी में एमए और पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। ठीक है, तो बहुत पढ़े लिखे थे, उस जमाने में इतना कोई पढ़ता नहीं था। अध्यापक को वृत्ति के रूप में अपनाकर ये मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर हिंदी विभाग से संलग्न रहे। मतलब ये मिथिला विश्वविद्यालय में पढ़ाना स्टार्ट किए, वहाँ पे हिंदी विभाग इनको मिला और ये हिंदी के बच्चों को पढ़ाते थे। कई वर्षों तक बिहार राष्ट्रभाषा परिषद के निर्देशक भी रहे। ये है इनके बारे में एक छोटा सा संक्षेप। अब हम जानेंगे कि इनके द्वारा क्या क्या लिखा गया है। ठीक है, तो रामधारी सिंह दिवाकर की पहचान मुख्य रूप से एक कथाकार की है। ये सवाल आ सकता है कि रामधारी सिंह दिवाकर की पहचान मुख्य रूप से किसकी है? तो कथाकार की है। इन्होंने कहानियां और उपन्यास विपुल संख्या में लिखे, यानी कि अनगिनत संख्याओं में इन्होंने कहानियां और उपन्यास लिखा है। इनके कहानी संकलन है। अब कहानियां कौन कौन सी लिखी है उसके बारे में हम थोड़ा जानेंगे। नए गांव में, अलग अलग अपरिचय, बीच से टूटा हुआ, नया घर चढ़े, सरहद के पार, धरातल, माखन पोखर, माटी पानी, इनके उपन्यास हैं। जो उसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। क्या घर क्या परदेश, काली सुबह का सूरज, पंचमी तत्पुरुष, आग, पानी और आकाश। इसके अतिरिक्त दो संपादित कहानी संग्रह, लेख और समीक्षाएं भी प्रकाशित है। दिवाकर जी की जो कहानियां है ना वो आजादी के बाद भीतर से बदलते और टूटते हुए गांव की पीड़ा की ऐसी कहानियां हैं जो गांव पर लिखी जाने वाली कहानियों से थोड़ा भिन्न है। मतलब ये सिर्फ गांव के बारे में नहीं बताते हैं, ये जो है आप लोगों को गांव और शहर के लोगों के बीच के मनोवृत्ति को भी दर्शाते हैं। पिछली दशाब्दियों, दशाब्दियों का मतलब होता है 10 साल। ठीक है, पिछली दशाब्दियों में गांव का जो नौकरी पेशा वर्ग शहरों का अधिवासी हो गया है। अधिवासी का मतलब आप लोग समझ लीजिएगा अस्थायी निवास। ठीक है, उस वर्ग के संस्कार की जड़ें गांव में फैली हैं, लेकिन शाखाएं और फूल पत्ते शहरी आसमान में लहराते हैं। मतलब कि अगर कोई व्यक्ति शहर में रहता है इसका मतलब ये नहीं है कि वो शहरी है। कहीं ना कहीं से जो है उसका संस्कार, उसकी जो जड़ है वो गांव से ही आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इस वर्ग का अंतर्विरोध गांव के जीवन का वो अंतर्विरोध है जो शहरी संसन से उत्पन्न हुआ है। तो ये सारी चीजें आप लोग समझ पा रहे होंगे। ठीक है, इस रूप में दोनों पक्षों का व्यक्ति और समाज जिस जगह टूटा है, रामधारी सिंह दिवाकर की कहानियां उस जगह से आकर ग्रहण करती है। तो देखिए, बात यह है ना कि ये शहर और गांव के बीच में भी बहुत सारा भेदभाव होता है ना। अब जैसे मान के चलिए आप शहर में रहते हैं, शहर में तो आप आए दिन जो है बिन बगीचे का आम खाते हैं। मतलब कि बगीचा से तोड़ा हुआ आम नहीं, जो आम करवाइट में पकता है वो तो आप खाते ही हैं। अब आप किसी गांव में चले जाइए, वहां का लोग वही वाला आम खिलाए जो आप मार्केट से खरीद के खाते हैं, वो भी खरीद के खिलाए, तो आपको लगेगा नहीं कि आप गांव में आए हैं। ठीक है, एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया हूं आपको सिर्फ ये बताने के लिए कि गांव के लोग क्या सोचते हैं शहर वालों के बारे में और शहर के लोग क्या सोचते हैं गांव वालों के बारे में। यहाँ पे अब हम समझते हैं कि कहानी में क्या क्या है। सूखी नदी का पुल गांव के सामाजिक ताने बाने में आए बदलाव की कहानी है। गांव के उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के बीच की लगातार बढ़ती फांक तो इस कहानी में दिखती ही है। साथ ही उस फांक को
पाटने वाली मानवीय दृष्टि भी प्रतिष्ठित होती है। मतलब कि जो दूरियां बनती है ना गांव और शहर के लोगों में, और साथ ही साथ गांव के उच्च वर्ग के लोगों में, निम्न वर्ग के लोगों में, वो दूरियां कैसे मिटेंगी और वो दूरियां बनती क्यों है, इन दोनों चीजों को आप इस कहानी में बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये कहानी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गांव के रेलवे स्टेशन पर गाड़ी ज्यों ही रुकी, लीलावती उछाल भरे मन से प्लेटफॉर्म की तरफ देखने लगी। पूरी उम्मीद थी कि नैहर से कोई ना कोई आया ही होगा। ठीक है, वे सब आए थे जिनकी वह उम्मीद किए हुई थी। लीलावती नाम की इसमें सबसे मुख्य पात्र की है, जो कि एक महिला है, अपने नैहर आती है। होता है ना, कई बार हम लोग जब ट्रेन से कहीं जा रहे होते हैं, आ रहे होते हैं, तो और समय तो नहीं, लेकिन जब हम अपने घर वापस लौट रहे होते हैं तो एक उत्सुकता होती है मन में कि भाई जितना जल्दी हो सके हम ट्रेन से उतर जाए और अपने घर चले जाए। तो लीलावती भी उसी उछाल भरे मन से जो है प्लेटफॉर्म की तरफ देखने लगी। ठीक है, और पूरा उम्मीद था कि कोई ना कोई तो नैहर से आया ही होगा। और ठीक जो उसको उम्मीद था, उसी उम्मीद पे जो है अ, मतलब उसका जो समय है वो काफी ज्यादा अ, बहुत अच्छा उसी के पक्ष में था जैसा वो उम्मीद की थी। ऐसा होता है ना, कई बार हम लोग जो सोचते हैं वो हो जाता है तो लगता है यार हम तो मतलब ठीक है, हम अच्छा अच्छा सोचेंगे, अच्छा अच्छा होगा, है ना। तो लीलावती के भैया और उसके दोनों भतीजे, भतीजों का नाम बताया गया है सुरेश और नरेश। ठीक है, और साथ में एक और व्यक्ति था, वो ड्राइवर था। ठीक है, अपनी अगवानी में इन सबको देखकर लीलावती इतना प्रसन्न हो गई जैसे कि प्यासी धरती बादल देख के हो जाती है। बादल बरसता है ना जब प्यासी धरती पे, तो जैसे धरती प्रसन्नता से उछल उठती है, वैसे ही लीलावती बहुत प्रसन्न हो गई। स्टेशन के बाहर जीप लगी हुई थी। जीप लीलावती को प्रसन्न होना चाहिए था। ये जो कहानी है ये लगभग 20 25 30 साल पहले की है। और आप सबको पता है कि पहले के जमाने में गाड़ी घोड़ा बहुत बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। ठीक है, लोग जो है टांगे से जाया करते थे, बैलगाड़ी से जाया करते थे। आगे आपको देखने को मिल ही रहा है कि लीलावती को प्रसन्न होना चाहिए था जीप देखकर, लेकिन मन को जाने क्यों ठेस सी लगी। उसने तो सोचा था टप्पर वाली बैलगाड़ी या ओहर वाली बैलगाड़ी आई होगी। ठीक है, उसने क्या सोचा था कि या तो टप्पर वाली बैलगाड़ी, यानी कि बिना कबरब का, जो एक बैलगाड़ी होता है ना, जो एक बैलगाड़ी होता है उसमें क्या होता है ना कि टांगे की तरह ही सेम होता है, लेकिन ऊपर से जो है किसी प्रकार का कोई त्रिपाल, कोई छत नहीं होता है। और एक बैलगाड़ी जिसमें छत वगैरह सब होता है। तो उसे यही लगा था कि या तो टप्पड़ वाली बैलगाड़ी आई होगी या फिर ओहर वाली, लेकिन आई क्या थी? जीप। तो अपनी जीप है बुआ, बोलता हुआ सुरेश ड्राइवर वाली सीट पर बैठ गया। सुरेश नाम का जो उसका भतीजा है वो ड्राइवर वाली सीट पे बैठ गया कि बुआ ये तो अपनी जीप है, मतलब बहुत खुश हो गया। नरेश जीप के पास खड़ा था और बार बार अपनी पैंट की फुली हुई जेब को टटोल रहा था। और एक नरेश जो है उसका भतीजा ही है, वो भी जो है बार बार अपने पैंट की फूली हुई जेब को टटोल रहा था, मतलब पैंट में कुछ रखा हुआ था। जीप की सीट पर सुविधाजनक ढंग से बैठने के लिए उसने जेब से कोई काली सी चीज निकालकर झट से तौलिए में लपेट लिया। तौलिए में क्या छिपा रहे हो नरेश? ये जो है सवाल किसका था? बुआ, नरेश की बुआ यानी कि लीलावती का। कुछ नहीं बुआ, पिस्तौल है। चौंक गई लीलावती। पिस्तौल है और कहते हो कुछ नहीं है? हो सकता है। भैया मुस्कुराते हुए बोले, इसमें अचरज की कौन सी बात है बुच्चीदार? भैया के मुंह से बुच्चीदार संबोधन कितना प्यारा, कितना सुखद लगा था लीलावती को। उसने भैया की तरफ गौर से देखा। उसके खादी कुर्ते की जेब भी फूली हुई थी, यानी कि जो लीलावती का भैया था ना, उसका भी जेब फूला हुआ था। और वो जो पिस तो जब भैया बोलते हैं बुचीदा, ये शब्द जो है लीलावती 13 14 साल के बादों सुन रही है। पहले के जमाने में फोन उतना हुआ नहीं करते थे, तो आगे हम सब कुछ समझेंगे। भैया के मुंह से ये बात सुन के बहुत अच्छा लगा लीलावती को। उसने भैया की तरफ गौर से देखा। उसने खादी की जेब भी फूली हुई थी। ठीक है, किसके खादी की जेब फूली हुई थी? तो लीलावती के भैया की। आपकी जेब में भी लाइसेंस वाली है ना? मतलब लीलावती पूछती है कि भैया आप भी रखे हैं पिस्टल, लाइसेंस वाइसेंस है ना इसका? और भैया क्या है, हंसने लगे। अरे नहीं रे, लाइसेंस वाइसेंस नहीं, अपने गांव की बनी है कंटीमेड।
लीलावती की वयस्क उम्र की बड़ी बड़ी मासूम आंखें आश्चर्य से कुछ ज्यादा बड़ी हो गई। लीलावती जो है अपना आंख बड़ा कर ली, मतलब थोड़ा सा उसको अचंभित लगा कि भाई बिना लाइसेंस का गन लेके आप कैसे घूम रहे हैं। क्योंकि देखिए लीलावती जो है वो मुंबई रहती थी, ठीक है। तो मुंबई का जो उस समय पुलिस का नियम था, कोर्टों का जो नियम था कि कोई भी गन ऐसे नहीं रख सकता है, वो सारी चीजें उसके दिमाग में जहन में थी। और वो जब गांव आई, देखी कि भैया हैं भतीजा है सब पॉकेट में पिस्तौल लेके चल रहे हैं, तो उसको बड़ा आश्चर्य लगा। फिर वो उसने पूछा भैया से कि भैया क्या इसका लाइसेंस है? भैया बोलते हैं नहीं। तो उसे और भी बुरा लगा, और या फिर सदमा जैसा एक नहीं होता है कि कभी कोई कुछ बोल देता है तो हम उसे गौर से देने लगते हैं, अजय ऐसा बात है ना। तो उसी तरीके का जो है वहां पे भाव बन रहा है, भाव प्रकट हो रहा है। जीवन भर खादी के कपड़े पहनने वाले भैया की जेब में पिस्तौल, यही सोच रही थी लीलावती। समय ही ऐसा आ गया है बुच्चीदार, अपनी सुरक्षा के लिए यह सब रखना ही पड़ता है। गांव अब पहले वाला गांव नहीं रहा। जब से आरक्षण लागू हुआ है, बैकवर्ड फॉरवर्ड की दुर्भावना बुरी तरह फैल गई है, ठीक है। मतलब जब से आरक्षण लागू हुआ है का मतलब हो गया, आप लोग ये जानते ही होंगे कि गांव में बड़े जाति के लोग छोटे जाति के लोगों को देखना नहीं चाहते थे। तो सरकार ने क्या किया कि छोटे जाति के लोगों को बहुत सारी सुख सुविधाएं दे दी कि भाई अगर कोई बड़ा जाति का लोग आपको कुछ बोलता है, आप आके एफआईआर कीजिए, आप आके उनके खिलाफ कंप्लेंट कीजिए। तो वही सारी बातें ये बता रहे हैं कि जब से छोटे जाति के लोग बड़े जाति के लोगों के ऊपर अपना सब कुछ जो है दिखाने लगते हैं कि हाँ तुम गलत हो, मतलब जो एक क्या होता है ना कि एक समानता जो आ जाती है ना, तो बड़े लोगों को बड़ा दुख तकलीफ होता है। कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पास बहुत पैसा होगा, उसके आसपास अगर आप बैठेंगे तो उसे ऐसा फील होता है कि भाई ये व्यक्ति मेरे पास बैठने के तो इसकी औकात नहीं है ना, वही वाली बात है, ठीक है। गांव में जातियों के अलग अलग संगठन हो गए हैं, निजी सेनाएं हो गई हैं, जमीन जायदाद को बचा पाना मुश्किल हो गया है। तुम्हारी वाली जो 5 एकड़ जमीन है, वह तो समझो गीदों के लिए मांस का लोथड़ा बनी हुई है। गीदों के लिए मांस का लोथड़ा का मतलब होता है कि सब कोई जो है उसी के तरफ देख रहा है, और लोग जो है इंतजार में है कि कब उस जमीन को हड़प लें, है ना। ऐसा मतलब इस मुद्दे पे, इस टॉपिक पे हम लोग ऐसा समझते हैं। भैया बोल ही रहे थे कि बीच में नरेश ने कहा हम लोगों की भी अपनी सेना है बुआ। अब बच्चा है तो थोड़ा सा अपने शैतानी अंदाज में बोला कि बुआ टेंशन नहीं है, हम लोग की भी अपनी सेना है। भैया कहने लगे अच्छा हुआ तुम आ गई बुच्चीदार, अब अपनी जमीन का 9 कुछ करके ही जाना। तो भैया बोलने लगे कि बहुत अच्छा हुआ कि तुम आ गई हो, तुम्हारे हिस्से का जो जमीन है अब उसका हिसाब किताब तुम करके जाना, बेचना होगा बेच देना, जो करना होगा वो करके जाना, है ना। चलती जीप की घरघराहट में सामने बैठे भैया बोलते जा रहे थे। लीलावती के विवाह के समय कन्यादान करते हुए बाबूजी ने बेटी को 5 एकड़ जमीन दान में दिया था। वो जो जमीन है 5 एकड़, वो जमीन कैसा जमीन है? वो जमीन लीलावती के पिताजी ने लीलावती के विवाह के समय कन्यादान करते हुए दान किया था अपने बेटी को, है ना। ये चीज एकदम स्पष्ट तरीके से समझ लीजिएगा। वही जमीन भैया के जी का जंजाल बना हुआ है। जी के जंजाल का मतलब होता है ना कि कोई एक ऐसा चीज जो बहुत बहुत आपको तकलीफ देता है, वो जी का जंजाल बना हुआ है वही जमीन। कब तक करते रहे जमीन की हिफाजत, केस मुकदमा, यह सब अभी कैसे बता दें? वर्षों बाद नहर लौटती बुची दाय को, है ना। ये ऐसा सोच रहे हैं भैया, और वो भी जो है कुछ ना कुछ सोच ही रही है। अब देखिए यहां से आप लोग को पता चलेगा कि गांव में क्या है क्या नहीं है। 13-14 वर्षों बाद लीलावती नैहर लौट रही है। पिछली बार माँ के श्राद्ध क्रम पर आई थी। सब कुछ याद आ रहा है लीलावती को। जब आप लोग भी कहीं अपने गांव में जाते होंगे, अगर आप शहर में रहते हैं अपने मम्मी पापा के साथ, और आप लोग भी कभी गांव में जाते होंगे तो आपको सब कुछ याद आता होगा, पहले वाला बात, है ना। ऐसा होता है, अक्सर होता है। याद आ रहा गांव का नहर सिर्फ अपने माँ बाप या भाई भौजाई का घर नहीं होता, पूरा गांव होता है। मतलब देखो क्या है ना कि गांव जो भी आपका होगा, गांव में जितने भी लोग होते हैं ना, सब किसी ना किसी तो नाते में ही हैं। तो सारे गांव वाले अपने ही जैसे लगते हैं, यानी कि पूरा गांव ही जो है वो घर जैसा होता है। यह शहर तो नहीं है, यह शहर तो है नहीं, यहाँ तो पूरा गांव रिश्तों नातों में बंधा रहता है। और गांव के वही रिश्ते नाते इस वक्त बड़ी शिद्दत से याद आ रहे हैं। किसको? लीलावती को। सबसे ज्यादा याद आ रही है सहेलिया माई। इस सहेलिया माई के बारे में मैं जो भी बात बोलूंगा ना, एक एक बातों को आप अच्छे से सुनिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सिलेबस में।
और फाइनल एग्जाम में ये चैप्टर जरूर आने वाला है। मुंबई से जब जब नैहर की याद आई, खवास टोली की वो सहेलियां माए सबसे ज्यादा याद आई। किसको? लीलावती को। माँ कहती थी, सहेलियां माए खवासी नहीं, तुम्हारी दूसरी माँ है, इसी ने तुमको अपना दूध पिलाकर पाला पोसा। माँ कहती थी, जब तुम जन्मी थी अपना दूध नहीं उतरता था, डगडर वैद ओझा गुनी सब हार गए, गाय बकरी भेड़ी किसी का दूध तुमको पचता नहीं था, एकदम मरने मरने तुम बची हो। ठीक है, हो गई थी मरने मरने। तब सहेलियां माए सामने आई, नई नई लड़कोरी बनी थी, गोद में बेटा था कलेसर, उसी ने अपना दूध पिला पिला कर तुमको जिंदा रखा। ये सारा बात उसको याद आ रहा है। किसके बारे में? सहेलिया माई के बारे में। और किसके द्वारा कहा गया बात? तो लीलावती के माँ के द्वारा कहा गया बात उसको सब याद आ रहा है, पहले वाला पास्ट। ठीक है। जीप में बैठी लीलावती दोनों तरफ के भूले बिसरे टोले मोहल्लों को पीछे की ओर भागते देखती रही। मतलब जब आप गाड़ी में बैठते हैं और किसी ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे आप 2 साल 4 साल 5 साल पहले भी गए होंगे, और जब कुछ नया वहाँ बन जाता है, कोई एक नया वहाँ पे टोला बन जाता है, कोई एक नया बसेरा बन जाता है, कुछ लोगों का घर बन जाता है, तो जब आप उसे देखते हैं ना, तो आप थोड़ा गौर से देखते हैं। गाड़ी में बैठे हैं लेकिन आपका नज़र जो है उसी घर की तरफ रहेगा कि यार ये तो मतलब पहले नहीं था अभी बन गया है ना, ऐसा अक्सर होता है। तो सीमेंट का पुल आ गया, सीमेंट का जो है पुल आ गया, गाड़ी चल रही है, वो आगे पीछे देख रही है, दोनों साइड देख रही है, तैसे ही सीमेंट का पुल आ जाता है। सूखी नदी का पुल। पिछली बार आई थी तब नदी में पानी था और सीमेंट के पुल की जगह काठ का पुल था, कठपुल्ला। काठ का पुल यानी कि लकड़ी का पुल है ना। नदी सूख गई है, अब रेत ही रेत, रेत की नदी, मतलब नदी सूख गई है। नदी वाला जो मिट्टी होता है ना, बालू की तरह होता है। आप लोग अगर गांव से होंगे तो आप लोग इसको समझ पाइएगा, शहर से भी हैं तो आप लोग इतना ही समझिए कि जो नदी जो है अगर वो सूख जाता है तो वहाँ पे बलुई मिट्टी हम लोग बोलते हैं अपने देहाती भाषा में, उसी प्रकार की जो है मिट्टी आपको देखने को मिलती है। जीप दरवाजे पे लगी। कहाँ पे लगी? जीप दरवाजे पे लगी। एकदम बदल गया है घर द्वार। मतलब 13 सालों के बाद आई है, 13 सालों में काफी ज्यादा डेवलप हो गया होगा गांव भी, और उसके भैया भी बहुत पैसा वैसा कमा के, है ना। एकदम बदल गया है घर द्वार। खपड़ैल की जगह पक्के की मकान, दरवाजे पर जीप, ट्रैक्टर, थ्रेसर मशीन और जनरेटर। बिजली के पोल गांव तक आ गए हैं। पुल के इस पार से ही देखा था लीलावती ने, मतलब पहले से ही उसने देख लिया था कि पोल वोल तो लग ही गया है, लाइट वाइट आ गया है। शून्य में पतली पतली रेखाओं से बिजली के तार, मतलब शून्य में पतली पतली रेखाओं से बिजली के तार पहले हुआ करते थे, अभी जो है यहाँ पे देख रही है कि पूरा का पूरा खंबा उम्बा सब लग गया। पहले लोग जो है चंदा तहसील के अपने गांव के लिए दूर से, बहुत दूर से जो है तार खींच के फिर गांव में ला करके फिर लाइट जलाते थे। अभी वैसा कुछ उसको देखने को नहीं मिल रहा है, पुराना वाला चीज वो वहाँ पे भी देख रही है। शहरों के जैसा हर चीज वहाँ पे फैसिलिटी हो गया है। नरेश कह रहा था, आपको यहाँ कोई कमी नहीं होगी बुआ, सब कुछ है घर में, फोन, फ्रिज, टीवी, वीसीडी। वीसीडी होता है एक जो है ना वीडियो देखने के माध्यम का एक बहुत बड़ा स्रोत होता है वीसीडी, जिसके माध्यम से आप वीडियो देख सकते थे, पहले आया करता था, अब तो उन सभी चीजों का जमाना चला गया। कैसे कहे लीलावती कि यह सब देखने नहीं आई है मुंबई से उसकी बुआ, है ना। अब लीलावती कैसे अपने छोटे से भतीजे को बताए कि अरे यार मैं तो ये सब देखने आई ही नहीं हूँ। यह सब कुछ और इससे भी ज्यादा है उसके पास, क्योंकि वो तो मुंबई रहती है, वहां पे तो महानगर है ना, शहर से भी ऊपर है। वह तो नहर की पहले वाली असुविधाओं के लिए तरस रही है। सखी सहेलियां, नदी पोखर, खेत खलियान, टोले पगडंडिया, नाथ बाबा का थाना, राजा सल्ले का गहबर, बुढ़िया बाड़ी, बरम बाबा का मंदिर। कैसे कहे कि क्या देखना चाहती है बुआ। और बुआ कैसे बोले अपने भतीजे को कि मैं ये सब कुछ तो देखने आई ही नहीं हूँ, मुझे तो वही पुराना वाला गांव देखना है जिस गांव में मैं पली बड़ी, है ना। आदत सी होती है ना कि आप जहाँ रहते हैं जो चीज़ें वहाँ पे मिलती हैं आपको, उसी में सब कुछ मिल जाता है, उसी में आपको सुख सुविधाएं सब कुछ दिख जाती है। अब तो साँझ हो गई, वरना आज ही एक चक्कर लगा आती अपनी खवास टोली का, और सहेलिया माई को 2 साड़ी दे आती, जिन्हें वो बड़ी ललसा से मुंबई से लाई है ना। मुंबई से 2 साड़ी किसके लिए लेके आई है? सहेलिया माई के लिए, क्योंकि सहेलिया माई को वो अपना सगा माई मानती है। अब तो बहुत बूढ़ी हो गई होगी, पैर छूने पर आशीर्वाद देगी, ये सारी चीजें वो सोच रही है। पैर छूने पे कैसे आशीर्वाद देगी वो भी आगे बोल रही है। हमरे ऐसन
झूल झूल बूढ़ हो जाई हाँ बेटी, वही बात बनल रहे जब तक गंगा जमुना में पानी रहे। मतलब वो आकलन कर रही है। आदमी अभी जैसे क्या होता है ना कि आपको पता होगा कि आप अपने अंकल के पैर पड़ेंगे तो वो कैसा आशीर्वाद देंगे, अपने दादाजी का पैर छुएंगे तो वो कैसा आशीर्वाद देंगे। वैसे ही जो है लीलावती सोच रही है कि अगर मैं सहेलिया माई को प्रणाम करती हूँ, पैर छूती हूँ, तो वो किस प्रकार से आशीर्वाद देंगी। वो सारी चीजें उसके कान में थोड़ी थोड़ी गूंज भी रही है। आवाज तो आप लोग को पता ही है, याद रहता है ना इंसान को। लेकिन शाम में भौजी, सुरेश, नरेश सबकी उपस्थिति में भैया ने सहेलिया माई की खवास टोली के विषय में जो कुछ कहा, उससे तो लीलावती के होश उड़ गए। ठीक है, अब आगे देखिएगा कहानी का जो है यहीं से जो है बहुत बहुत अलग तरीके का कहानी है। सबसे पहले क्या है कि हम लोग राइटर के बारे में समझें। उसके बाद क्या हुआ कि इस कहानी का जो स्टार्टिंग पीरियड है वो ये है कि वो अपने नैहर आती है ट्रेन से। फिर उसके बाद उसके नैहर वाले लोगों का आगमन होता है जो उसको बुलाने के लिए आते हैं। वो जैसा सोची थी वैसा बिल्कुल नहीं है। गांव गांव चेंज हो गया, हर सुख सुविधा जो है उसके गांव में हो चुका है अब, है ना। लेकिन अब जो आगे हम सुनने वाले हैं ना वो बहुत ही ज्यादा इस कहानी का मेन जो है आपको वहीं पे मिलने वाला है, टॉपिक लाइन या जो कुछ भी आप समझिए। तो सुनती हो पुचीदाय, सहेलिया माई का परिवार तुम्हारी वाली 5 एकड़ जमीन बटाई लिए हुए था। उसका बेटा है ना कलेसरा। कौन सा बेटा? वही सहेलिया माई का बेटा जो जब इसको दूध पिला के वो पाली तब वो कलिसरा उसके गोद में था। ठीक है, तो उसका बेटा है ना कलिसरा, उसने जमीन पर सिकमी बटाई का दावा ठोक दिया है, माने केस मुकदमा। यह सब मैंने तुमको कभी बताया नहीं। केस मुकदमा चला, जमीन पर पहले दफा 107 लगा, फिर 144, मामला हाई कोर्ट तक पहुंचा। हम लोगों का क्या मुकाबला करता कलेसरा, केस में हार गया, हम लोगों की डिग्री हो गई। मतलब जो है कलेसर नाम का जो व्यक्ति है सहेलिया माई का बेटा है और एक तरीके से उसे अपना भाई मानती है लीलावती, है ना। अब ये सब सुन के तो उसको एकदम से मतलब दिमाग उसका एकदम हिल गया होगा। ऐसा लगा होगा कि भाई मैं तो क्या सोच के आई थी, क्या हो रहा है। ठीक है, मैंने तुमको ये सब कभी बताया नहीं। लेकिन केस मुकदमा चला, बहुत कुछ हुआ और अंत में क्या हुआ कि हम लोगों को डिग्री मिल गई, हम लोगों को जमीन का पेपर हम लोग को गवर्नमेंट ने सौंप दिया। ठीक है, अदालत ने सौंप दिया। भैया बोलकर मुस्कुराने लगे। वो ये सब बात बोलने लगे कि उसका कितना औकात है, वो हम लोग के सामने मतलब कुछ है। हम लोग जो है केस जीत गए और जमीन जो है वो हमारा का हमारा है। नरेश बगल में बैठा हुआ था, बुआ की तरफ देखता कहने लगा, असल बात तो बता ही नहीं रहे हैं बाबूजी। असल बात यह है कि कलेसरा एक खूनी राजनीति पार्टी से जुड़ा हुआ है। जब से आरक्षण लागू हुआ है खूनी पार्टी ज्यादा उग्र हो गई है। 5-6 साल पहले आप वाली जमीन पर भारी बवेला मचा। कलेसरा ने तो फरसा ही चला दिया था बाबूजी पर। अब जो है क्या है कि जो लीलावती के भैया हैं वो सब कुछ नहीं बता रहे हैं, सिर्फ ये बता रहे हैं कि केस मुकदमा चला और हम लोग जो है जीत गए। अब जो है उनका भतीजा लीलावती का वो बता रहा है बुआ से, सब बात बता रहा है कि असली बात तो पापा बता ही नहीं रहे हैं। कलेसरा जो है वो जुड़ गया है एक खूनी पार्टी से। ठीक है, कलेसरा जो है खूनी पार्टी से जुड़ गया है जो कि बहुत गंदे लोग हैं, बहुत खराब लोग हैं, बस मारपीट करना जानते हैं, लोगों को जीने नहीं देना, मतलब ऐसे ही भड़का रहा है, अपने बुआ को बता रहा है सब कुछ। और कलेसरा ने तो फरसा ही चला दिया था बाबूजी पर। जब ये बात बताया उसका भतीजा तो बहुत बुरा लगा होगा लीलावती को। वो तो कहिए कि बीच में आ गया कलेसरा का बाप सोनेलाल। उसने अपने हाथ को आगे बढ़ा दिया, बेचारी की कलाई कटकर जमीन पर गिर गई। बाबूजी तुरंत उसको जीप पर बिठाकर अस्पताल ले गए। सोनेलाल ने डॉक्टर से कहा चारा मशीन से कलाई कट गई है। क्योंकि अगर सोनेलाल जो है ये बोलता कि मेरे बेटे ने फरसा उठाया था मारने के लिए सेठ जी को, चूंकि ये लोग बड़े खानदान से था, तो क्या होता कि उसके ऊपर केस हो जाता, उसका बेटा जेल चल जाता। तो कलेसर का जो पिता है सोनेलाल, उसने ये बात बोला कि चारा मशीन से कलाई कट गई है ताकि कोई केस नहीं बने। मतलब ये लोग थोड़ा दब के रह गया और अपने आप को भी बचाने के लिए, अपने बेटे को ही बचाने के लिए ऐसा सोनेलाल ने कहा। काठ की मूरत बनी लीलावती ये सब सुन रही है। अब देखिए हो क्या रहा है कि उधर उसके भैया समझा रहे हैं, फिर उसके भतीजे के द्वारा बहुत सारा बात बताया जा रहा है और ये सब सुन के काठ की पुतली, मतलब आप समझ काठ की मूरत बन के, यानी कि एकदम सुशांत एकदम स्टैचू की तरह
एकदम मतलब हिल नहीं रही है, पैर हाथ कुछ हिला नहीं रही है, जैसे बैठी है वैसे ही सब कुछ सुनती रही। क्या यह सब जो वो सुन रही है सच है या कोई कथा कहानी? अब जो भी वो सुन रही है उसको तो कथा कहानी लगेगा, क्योंकि कुछ भी जो है वो अपने आंखों से देखी नहीं है। तो जो चीज आप लोग अपने आंखों से नहीं देखे होते उस पर विश्वास करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। एक ही माँ के स्तनों का दूध पीने वाले कलेसर और लीलावती, मतलब मैंने आपको बताया ना कि कलेसर जब गोद में था उसी समय लीलावती भी जन्मी थी, और लीलावती के माँ के स्तनों में दूध नहीं था, जिसके वजह से जो है कलेसर के माँ ने उसको दूध पिलाया था। मतलब ये दोनों भाई बहन की तरह हैं, कलेसर और लीलावती। अवसाद के काले बादलों में घिरी लीलावती को सुनकर भैया कहने लगे, जब से आरक्षण लागू हुआ है पिछड़ी जातियों के लोग हम लोगों को अपना दुश्मन समझने लगे हैं। भैया के बोलने के बीच में ही नरेश बोल पड़ा, लेकिन हम लोग पीछे हटने वाले नहीं है बुआ, हम लोगों का भी अपना संगठन है, अपनी सेना है। अब चूंकि भतीजा है तो उसका हक है अपने बुआ से बातचीत करने का, तो वो अपने तरीके से अपने स्टाइल में नहीं होता है, बड़े घर के बच्चे थोड़ा सा बिगड़ैल भी होते हैं, थोड़ा बदमाश भी होते हैं, नॉटी भी होते हैं, तो वही वाली बातें हैं। साफ साफ दो फाक हो गया है गांव। खवास टोली और पूरे पछियारी टोली से तुम्हारी वाली जमीन के मामले के बाद से ही आना जाना न्योता पिहानी, न्योता पिहानी का मतलब हो गया न्योता होता जो होता है ना, न्योता हकारी बोलते हैं जिसको देहाती भाषा में, वही न्योता पिहाने सब बंद है। खूनी राजनीति पार्टी को खवास टोली वाले चढ़ाते हैं कि सामंती जात के हैं हम लोग। सामंती का मतलब होता है सामंत, जिसके पास बाहुबल हो, जिसके पास बहुत सारा जथा संपत्ति और पद पैसा प्रतिष्ठा सब कुछ हो, उसको सामंत कहते हैं लोग। दबंगई जिसको हम लोग बोलते हैं ना। औसन्न भाव से शून्य की में देर तक देखती रही लीलावती। मतलब ये सब वो सुन रही है, उसके बाद नहीं होता है कि आदमी आपके साथ ही बैठा रहता है, उसका दिमाग कहीं और रहता है, वैसे ही लीलावती बहुत कुछ सोच रही है, देख रही है एक दूसरे को, मतलब ऐसे ही कुछ सिलसिला चल रहा है। दिन के तीसरे पहर घर के पिछवाड़े कमल पोखर की तरफ निकल गई लीलावती। अब क्या होता है ना कि ये सब सुनने के बाद फिर उसको आराम करने का मन करता नहीं है, तो घर के पीछे जो है, घर के पिछवाड़े कमल पोखर, कमल पोखर बोलते हैं ऐसा पोखरा जिसमें कमल का फूल खिलता है। मछलियों को नहीं उसमें पाला जाता है, उसमें कमल का फूल खिलता है, ठीक है। तो उस उधर के तरफ वो निकल जाती है। एकदम सुनसान था कमल पोखर, मतलब शाम हो जाता है तो गांव में पोखरा नदी तालाब के पास कोई जाता नहीं है, तो वैसे ही सुनसान है। वो घूमने के लिए चली गई। ढेर सारी कटीली जंगली झाड़ियां उगाई थी। बगल के किसी पेड़ से पंडुकी पक्षी की आवाज आ रही थी, तू तुरुम, तू तुरुम, तू कहाँ, तू कहाँ, ठीक है। तो ऐसा जो है कई कोई एक पंछी जो होती है पंडुकी पंछी, वैसा वो आवाज में अपने कहीं पे बैठ के उसका आवाज आ रहा था, ये सब सुन रही थी, गांव का माहौल था। पोखर के ऊंचे मोहर पर खड़ी लीलावती हसरत भरी आंखों से पश्चिम की तरफ देखने लगी, खवास टोली की तरफ। मतलब वो वहां जब गई तो वहां से खवास टोली की तरफ देखने लगी, जिधर सहेलिया माई का भी घर था। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। सहनाई और खुरदुक की बाजे की मीठी मीठी मंगल ध्वनि सुनाई पड़ रही थी। मतलब जैसे शादी ब्याह में नहीं होता है सहनाई वगैरह बजता है, तो वैसा ही कुछ बज रहा था, उसको वहां से सुनाई दे रहा था स्पष्ट। पुराने नक्शे की स्मृति को उतारते हुए लीलावती सोचने लगी। अब नहीं होता है कि कहीं से आवाज आता है तो हम लोग सोचना स्टार्ट कर देते हैं कि आवाज कहाँ से आ रहा होगा, फिर दिमाग लगाते हैं कि हाँ हाँ इस साइड से आ रहा है, इस दिशा से आ रहा है, लगता है वहां पे कोई शादी ब्याह है ना। तो पुराने नक्शे की स्मृति को उतारते हुए लीलावती सोचने लगी, खवास टोली का पहला घर सहेलिया माई का है, वहीं से सहनाई की आवाज आ रही है। मतलब उसको जो है आभास होने लगा कि सहनाई की जो आवाज आ रही है वो सहेलिया माई के घर से आ रही है, ठीक है। लगता है शादी ब्याह है खवास टोली में। सहनाई पर यह पुरानी धुन कौन बजा रहा है? पिया मोर बालक हम तरुणी हैं, शायद रघु काका होंगे। अब वो ये भी सोच ली कि रघु काका होंगे, वही बजा रहे हैं। आज के फिल्मी युग में विद्यापति के गीत की धुन कौन बजा सकता है सिवा रघु काका के? उसको उसके मन में सब कुछ चल रहा है कि यहाँ पे जो बाजा बज रहा है, जो शहनाई बज रहा है, वो किसके घर से आ रहा है उसका आवाज़, और ये जो शहनाई बजा रहे हैं, ये जो गाने का धुन बजा रहे हैं, ये आखिर कौन हो सकते हैं? तो उसने सब कुछ सोच रखा है कि ये रघु काका ही है, लगता है कि उन्हीं का आवाज़ है, उन्हीं के द्वारा ऐसा बजाया जाता है। लीलावती को अपनी शादी के बाद विदाई के समय रघु काका की बजाई समदौन की धुन याद आ गई। मतलब जब लीलावती का शादी हुआ था ना, तो विदाई के समय रघु काका जो अभी बजा रहे हैं वही उस समय भी समदौन की धुन बजा रहे थे, और ये सब बात उसको याद आ रहा है, ठीक है। तो बड़ा रे जतन से सुगा रे हमरे पोसलो से हो सुगा
उड़ले आकाश, मतलब एक भोजपुरी गीत होगा कोई, चूंकि ये जो कहानी है वो हो सकता है गांव वाँव से ही लिया गया हो, गांव का ही कहानी है। तो ऐसा जो है धुन वो बजाए थे। कब बजाए थे? जब लीलावती का शादी हो गया था और विदाई होने वाला था, उस समय रघु काका ने ऐसी ही धुन बजाई थी, है ना। खवास टोली से आती शहनाई की आवाज से मन अशांत सा हो गया। भौजी से पूछा, उधर खवास टोली में कोई शादी ब्याह है क्या भौजी? भौजी कुहरती हुई बोली, मुझे क्या पता बुच्ची दाई की कहाँ क्या हो रहा है। अब जब ये वापस अपने घर आती है तो अपने भाभी से पूछती है कि भाभी खवास टोली में किसी के घर शादी है? तो इसकी जो भाभी है, कुहरती नहीं होता है, कोई कोई औरतें होती हैं, बीमारी उमारी हो चाहे नहीं हो, आप कुछ पूछ दीजिए या कुछ बोल दीजिए तो वो ऐसा मतलब आपको दिखाएंगे कि बहुत ज़्यादा कष्ट में है ना। वैसे ही कुहरती हुई उसकी भाभी बोली, मुझे क्या पता है बुच्ची दाई कि कहाँ क्या हो रहा है। तब तक नरेश आ गया, बोला, हाँ शादी है कलेसर की बेटी की। अपनी हलवाहा बता रहा था। शादी किसका है? कलेसर की बेटी की। कौन बता रहा था? अपना हलवाहा बता रहा था। कलेसर की बेटी, सहेलिया माई की पोती। हाय रे देव! लीलावती के मन में तूफान सा उठने लगा, क्योंकि वो सहेलिया माई को अपना माई की तरह मानती है, अपनी मम्मी समझती है ना। कितना अच्छा होगा यदि सहेलिया माई की पोती की शादी में वो पहुंच जाए, ऐसा उसके मन में चलने लगता है। लेकिन भैया भाभी सबसे छुप के, है ना। भैया भौजी और बड़ा भतीजा सुरेश जाने देंगे भला? बैकवर्ड फॉरवर्ड जमीन का मामला, बोलचाल आना जाना सब बंद है, जाने देंगे भला? लीलावती छोटे भतीजे नरेश से बड़े प्यार से बोली, अरे नरेश मेरा एक काम कर दोगे? नरेश ने हंसते हुए कहा, हाँ बुआ करूंगा, बोलिए तो सही। लीलावती प्रौढ़ावस्था से फिसल कर अकस्मात चंचल किशोरी बन गई। मतलब लीलावती जो है अब ये नहीं सोच रही है कि उसके घर पे जो भी झगड़ा हुआ था वो क्यों हुआ था, वजह क्या था। वो ये सोच रही है कि कैसे भी करके वो अपने सहेलिया माई के घर चली जाए और वहाँ पे जो है शादी में भी चली जाए और सहेलिया माई से मिल भी ले, है ना। फुसफुसाती हुई नरेश से बोली, शाम होने को है नरेश, और मुझे किसी भी तरह सहेलिया माई के घर जाना है। अपने छोटे भतीजे से ये सब बात बहला फुसला कर वो बोली उसके कान में, है ना। किसी से कहना नहीं, बस मुझे पोखर पार करा दो, वहां से मैं चली जाऊंगी। और सुनो, कोई पूछे तो कह देना बुआ पाठक जी के घर गई है। तो देखिए अब क्या होता है ना कि लीलावती सोचती है कि मैं चुपके चुपके कैसे भी करके सहेलिया माई के घर जाती हूँ, वहां पे एक बार मिल लूंगी उनसे, क्योंकि वो सहेलिया माई को अपना माई समझती है। तो यहाँ तक अब आप लोग एकदम बढ़िया से समझ गए होंगे कहानी। और कहानी अगर समझ में आ रहा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा, बहुत रिक्वेस्ट है आप सबसे, है ना। 9th 10th 11th 12th और ग्रेजुएशन सबका हिंदी में आपको बहुत स्पष्ट तरीके से पढ़ाऊंगा, बताऊंगा सारा सवाल जवाब, है ना। अब देखिए आगे क्या होता है। शाम गहरा हो गया, अभी क्या है, शाम जो है गहरा हो गया है और लीलावती कहाँ होगी अभी? अभी वो सहेलिया माई के घर जाने वाली है, ठीक है। शाम गहरा है, शाम गहरा गई, सहेलिया माई के लिए लाई दोनों साड़ियां लीलावती ने कांख में दबा ली और नरेश के पीछे पीछे चलती पोखर पार आ गई। खवास टोली में शायद सहेलिया माई के दरवाजे पर पेरोमैक्स की रोशनी दिख रही थी। मतलब खवास टोली में जो सहेलिया माई का घर था वहाँ पे पेरोमैक्स का जो है रोशनी दिख रहा था, किसको? लीलावती को। जूते हुए खेतों और आर धूर को लांघती वो सहेलिया माई के दरवाजे पर पहुंच गई। दरवाजे पर कुछ लोग बैठे हुए थे, है ना। शादी ब्याह के घर में तो आप लोग समझ ही रहे हैं कि दरवाजे में, घर में, आंगन में, छत पे, सब जगह जो है लोग बैठे हुए रहते हैं। जगह की कमी होती है गांव देहात में और लोग को जहां भी मिलता है जगह वहां बैठे रहते हैं। तो दरवाजे पे कुछ लोग बैठे हुए थे। रोशनी की ओट में अपने को लुकाती छिपाती लीलावती सीधे आंगन में चली गई। फूस के वही 3 छोटे छोटे घर, छोटा सा आंगन, गांव समाज की औरतों और बच्चों से आंगन भरा हुआ था। गीत नाद हो रहा था, मतलब गीत संगीत सब कुछ हो रहा था जैसे शादी ब्याह के घर में होता है। बाहर दरवाजे के किसी कोने में बैठे रघु काका किसी पुराने फिल्मी गाने की धुन बजा रहे थे। भीड़ भाड़ में किसी का ध्यान नहीं गया लीलावती की तरफ। ओसारे पर पंजे के बल बैठी सहेलिया माई को लीलावती ने पहचान लिया। अब जो है सहेलिया माई ओसारे में, यानी कि बरामदे में, ऐसा जगह जिसके ऊपर जो है आकाश एकदम स्पष्ट दिखाई देता है, उसको ओसारा बोलते हैं गांव में, है ना। अब सहेलिया माई जो है अपने पंजे के बल के सहारे बैठी हुई है, बूढ़ी हो गई है ना। तो कैसे भी करके अपने हाथ के बल पे वो अपने आप को बढ़िया से बैठाई हुई है जमीन पे, ठीक है, आंगन में, है ना।
सहेलिया माई को लीलावती ने पहचान लिया। वो चुपके से उसके पास गई और पैरों पर गिर पड़ी। अब क्या है कि सहेलिया माई को वो पहचान ली कि अरे यही तो सहेलिया माई है। अब हो सकता है कि लीलावती जो है वो साड़ी पहनी हो और अपना जो है घूंघट ओढ़ के फिर गई हो, किसी को पता ही नहीं चला होगा कि कौन आया है। और लेकिन ये उसको पहचान ली, किसको, सहेलिया माई को, और उसके पैर पे जाके गिर गई कि मतलब प्रणाम वरनाम जो भी होता है ना। आंखों की मन ज्योति के कारण सहेलिया माई पहचान नहीं सके। इतना सब कुछ हो रहा है लेकिन सहेलिया माई पहचान नहीं पा रही है कि कौन है, क्योंकि पहले के ज़माने में लड़कियों की शादी बहुत कम उम्र में हो जाती है। और इसके पहले जो है लीलावती जब आई थी अपने नैहर, तो अपने मम्मी के श्राद्ध में आई थी, तो हो सकता है किसी से बहुत कम मिलना जुलना हुआ होगा, है ना। 13 सालों के बाद आई है तो चेहरा भी बदल जाता है और उनकी आंखों की रोशनी भी थोड़ा सा कम हो गई होगी सहेलिया माई की, है ना। नहीं पहचाना काकी, मैं लीलावती, बुचीदाय, लाल बाबू की बेटी। तब तक दूसरी औरतें आ गई। अब जैसे ही इतना कहा, कौन कहा, सहेलिया माई ने, तब तक सारी औरतें आ गई जो जो पहचानती थी। अरे बुचीदाय, लाल बाबू की बेटी, बम्बे वाली बुचीदाय, लेकिन यहाँ कैसे। घोर अचरज, अजबैती बात, मतलब लोग पूछने लगे कि यहाँ कैसे, यहाँ क्या कर रही हो, कब आई हो, क्या मतलब नहीं होता है कि अचानक से कोई देखा तो ऐसा, ये सब सवाल पूछने लगता है। सहेलिया माई के सूखे स्तनों में जैसे दूध उतर आया। ठीक है, लीलावती सहेलिया माई के सीने में अपना चेहरा छिपाए देर तक सुबुक सुबुक कर रोती रही। बाढ़ के पानी सी यह खबर पूरे सोलकन टोले में फैल गई। अब देखिए, गांव में कोई भी खबर जो है ना बहुत तेजी से फैलता है। अब वहां पे जो लोग देखा होगा वो बाहर आया होगा घर से, वो किसी और को बताया होगा, वो किसी और को, ऐसे ही करते करते जो है गांव में, गांव का मीडिया जो है पूरा खबर को हर जगह फैला दिया। गजब बात, बबुआन टोले से इतनी दुश्मनी चल रही है, आना जाना टोका चाली सब बंद है। और बूची दाय अनहरिया रात में गिरती पड़ती आ गई सहेलिया माई के घर। लोग उमड़ पड़े लीलावती को देखने। जिंदगी की ऐसी सार्थकता लीलावती को कभी महसूस नहीं हुई थी। भीतर जैसे आह्लाद का सागर उमड़ पड़ा हो। मतलब जिंदगी में ऐसा कभी कुछ लगा नहीं था लीलावती को। लोग सब उसको जो है देखने लगे। कोई कोई ऐसे भी नज़र से देख रहा होगा, अरे इसके भाई को तो अ, कलेसरा फरसा उठाया था मारने के लिए, देखो कैसी है, आ गई इसके घर पे शादी में। बहुत सारा बात हुआ होगा गांव देहात में, आप लोग समझ ही सकते हैं, है ना। बूढ़े सोनेलाल दौड़ते हुए दरवाजे से बुचीदाय को देख आंखों में आंसू आ गए। अब जो सहेलिया माई के जो पति हैं, यानी कि जो कलेसर के पिता हैं सोनेलाल, अब वो दौड़ते 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 कैसे भी करके आ रहे हैं देखते देखते, और वो रोते हुए आ गए। आशीष के लिए उठे दाहिने लुल्ले हाथ को अपलक देखती रही लीलावती। अब नहीं होता है कि जब आप लोग कहीं जाते हैं कोई आशीर्वाद देता है तो दूर से ही ऐसे हाथ कर किए रहता है कि बाबू खुश रहो, है ना। तो वही वाला बात जो है, वही वाला फील यहाँ पे आपको समझना है। ओसारे पर बैठते हुए भराई आवाज में कहने लगे, सोनेलाल तुम आ गई बुचीदाय। मतलब सोनेलाल कहने लगे कि तुम आ गई बुचीदाय, जिंदगी का सुफल मिल गया, मतलब हमारा जीवन जो है वो सार्थक हो गया। विश्वास नहीं हो रहा कि अपने आंगन में बुचीदाय को देख रहा हूं, लगता है कोई सपना है। बोलते बोलते रोने लगे। कौन रोने लगा? सोनेलाल। तभी दौड़ दौड़ कर कलेसर आ गया और एकदम से लीलावती के पैरों पर गिर गया, रोता रहा। उसके पैरों पे गिर गया, फिर रोता रहा। विवाह के उल्लास भरे वातावरण में आंसुओं की यह गंगा जमनी बाढ़, इस बाढ़ में किसका कितना कुछ डूबा, बहा कौन जाने। मतलब आप लोग समझ रहे हैं, ब्याह का घर है, उसके बीच में जो है पुराना कुछ बहुत बहुत कुछ जो है याद आ रहा है। अब वहां पे पछतावा होगा, किसको? कलेसर को पछतावा होगा कि उसने उसके भाई को कैसे मारने की कोशिश की थी, फरसा उठा लिया था, ये सारी चीजें, है ना। लेकिन लीलावती के सामने दोनों हाथ जोड़े प्रायश्चित के दलदल से उभरने की कोशिश में बोलने लगा, भूल चूक माफ कर देना दीदी, अब ये हाथ की कभी किसी के ऊपर नहीं उठेगा। ऐसा सब बोलने लगा। नहीं होता है कि कभी किसी का कोई गलती रहता है और जब उसको पता चल जाता है कि यार हमसे गलती हो गया, तो फिर वो पहले ही आपसे सब कुछ बोलने लगेगा कि भैया माफ कर दीजिए, ये है वो है ना। इसी प्रकार का जो है सारा वातावरण वहां पे बना हुआ है। लीलावती कलेसर की पीठ थपथपाती रही। याद आ रही थी भैया और भतीजे की बात। कलेसर किसी खूनी राजनीति संगठन से जुड़ा हुआ है, ये सब बात मतलब हुआ, थोड़ा बहुत बातचीत हुआ। अब आगे देखिए क्या होता है। उस आंगन में कुछ देर के लिए सब कुछ ठहर सा गया था। लगता था समय ही रुक गया है। देर रात बगल के गांव से बारात आई। विवाह की विधियां चलती रही। सारी रात गांव की औरतों की झुंड में बैठी लीलावती विवाह के भूले बिसरे गीत गाती रही। सुबह हो गई। बैसाख के महीने की सूरज बांस भर ऊपर
चढ़ आया, मतलब बैसाख का महीना यानी लगभग फरवरी का महीना। और उस समय क्या होता है कि बांस भर ऊपर यानी सूरज जो है अभी तुरंत जस्ट निकलने निकलने वाला, ऐसा मतलब मौसम थोड़ा हो गया था, लग रहा था कि हाँ भोर हो गया है ना। भोर यानी कि सुबह। लीलावती भैया के घर लौटने के लिए तैयार थी। अब जो है वहाँ पे शादी वादी अटेंड की, मतलब सब कुछ हुआ, साड़ी वाड़ी दी होगी, बहुत सारा बात हुआ होगा जो किताबों में नहीं है। अब जो है लीलावती अपने भैया के घर लौटने के लिए तैयार थी। गांव की अपनी बूची दाई को विदा करने खवास टोली के लोग ही नहीं, पूरे सोलकन टोले के लोग, औरतें, बच्चे सब एकत्र थे। मतलब सारे लोग जो है ना, पूरे लोग इकट्ठे थे कि हाँ, मतलब ये बड़े घर की बेटी थी। और ये जब वहाँ गई थी तो वहाँ पे सारे लोगों ने इसको बहुत इज्जत दिया, बहुत ज़्यादा मतलब दुलार किया, और सारे इकट्ठे थे कि हाँ ये जा रही है ना। बाय बाय करने वाला जो सिलसिला आज की डेट में है, वही वाला उस समय लोग एक दूसरे को देखने ऐसे ही आया करते थे। इन सबसे घिरी लीलावती आम बगान के इस पार आ गई। मतलब अब बीच में बगीचा वगीचा होगा, दो टोलों के बीच में थोड़ा सा गैप होता है तो बगीचा होगा, तो अब वो आ रही है वापस से। पोखर के मोहर पर भैया, भौजी, भतीजे और बबुआन टोले के लोग खड़े थे और एकटक इसी तरफ देख रहे थे। अब देखिए यहाँ पे जो है ना बहू लिखा हुआ है बुक में, और इस बहू को और कहीं जिक्र में नहीं लाया गया है, इसलिए पता नहीं मतलब क्या है क्या नहीं, तो इसको आप लोग अभी रहने दीजिए। पोखर के मोहर पर भैया, भौजी, भतीजे और बबुआन टोले के लोग खड़े थे। अब उधर से क्या है, वो उधर से शादी वादी अटेंड करके आ रही है, और इधर से जो है वो सारा खबर तो उसके घर पे चला ही गया होगा। तो उसके भैया, उसके दोनों भतीजे, उसके भाभी, सब जो है पोखर के मोहान पोखर के मोहार पे सब कोई खड़ा है ना। तो पोखर के मोहार पे सब कोई खड़ा है और एकटक से किसको देख रहा है, लीलावती को। अब आगे देखिए क्या होता है। वायल की गाड़ी, लाल साड़ी पहने और मांग सिंदूर पोते लीलावती पोखर के मोहर पर आई। अब जो है लीलावती जब आई तो जो भी मतलब उसका पहनावा था वो जैसा था वो आगे आप पढ़िएगा यहाँ पे। सारे लोग स्तंभ लीलावती को देखते रहे। मुंबई से सारी आधुनिक सुविधाओं के बीच रहने वाली लीलावती इस वक्त पूरी देहातिनी लग रही है। अब जो देहात में जो कल्चर है, एक सिंदूर लगाया जाता है ना मांग मांग पे पूरा नाक तक, वो सब जैसे भी जो भी रस्म है वो सारा करके वो वहां से आई थी। तो सब कोई उसको वैसे ही देख रहा था कि अरे ये तो मुंबई रहती है, देखो यहाँ पे गांव में आई तो गंवारन बन गई है ना। चेहरे पर परम उपलब्धि की अपूर्व आभा, भैया भाभी भतीजे सब चुप। अब वो मतलब चेहरा पे जो है ना अपने, वो ऐसा खुश थी कि हाँ चलो ठीक है, सब किसी से मिल लिए, बहुत कुछ बातें हो गई है ना, सब कुछ वहाँ पे हो गया। ना कोई आरोप प्रत्यारोप, मतलब ना कोई शिकायत है ना शिकवा है, किसी से कोई शिकायत नहीं है। वो चुपचाप अपना आ रही है, कोई कुछ बोल भी नहीं रहा उससे। ना रोष ना उल्लास, नरेश भौचक सा बुआ का सिंदूरी चेहरा देखता रहा है ना। दूसरी सुबह भैया ने लीलावती से उसकी 5 एकड़ जमीन की बात चलाई। अपनी अमानत वापस ले लो बुच्चीदार, चाहो तो बेच दो, अच्छी कीमत मिलेगी। लीलावती ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ भैया इस बार कुछ करके ही जाऊंगी। अब जो है उसके भैया बोल रहे हैं कि तुम्हारा जो जमीन है उसका जो करना है तुम करो, या तो बेचना है बेच दो, जो करना है करो, क्लियर कर दो, ठीक है, कि इसका टेंशन ही नहीं रहे, है ना। तो लीलावती कहती है कि ठीक है, हाँ, मैं जो है इस बार कुछ ना कुछ करके ही जाऊंगी अपने जमीन का। आप लोग भी मेरी जमीन को लेकर परेशानी में रहते हैं, मतलब ठीक है इस बार मैं आर या पार जो भी है वो कर दूंगी, आप लोग भी इस परेशानी में कब तक रहिएगा, ऐसा वो सोच के बताती है, बोलती है। दोपहर बाद भैया ने संदूक से जमीन के कागजात निकाले और लीलावती के हाथों में देते हुए बोले, हाल में कटाई गई लगान की रसीद भी इसी में है। मतलब दोपहर जब हो रहा है ना, सुबह हो गया, सुबह वो घर आ गई, नाश्ता पानी हुआ होगा, डांटे वाटे नहीं होंगे उसके भैया उसको, या फिर बहुत सारा बात हो सकता है जो बुक में नहीं है, उसके बारे में हम लोग ज़्यादा कुछ चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है। अब क्या होता है ना कि लीलावती के हाथों में कागज देते हुए उसके भैया बोलते हैं कि जो नया रसीद है इस जमीन का, जो अभी तुरंत कटा है हाल ही में, वो भी इसी में, इसी मतलब दस्तावेज के अंदर उसका भी पेपर है। दोनों हाथों में जमीन के कागजात लिए लीलावती भैया भाभी और दोनों भतीजों को चुपचाप देखती रही। अब वो दोनों हाथ में पेपर ले लेती है और सब किसी को टक से देखती है, ठीक है। और फिर मुस्कुरा कर बोलती है भैया से कि आपसे वचन चाहती हूँ भैया,
पहले आप वचन दीजिए कि दान में मिली अपनी जमीन का मैं जो करूंगी उससे आप लोग मंजूर करेंगे। मतलब वो अपने भैया से परमिशन मांगते हैं कि भैया आप एक बात बताइए, आप एक वादा कीजिए हमसे कि हमारा जो जमीन है उसका हम जो चाहे वो करें, आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं होगा ना, है ना? ऐसा वो अपने भैया से पूछती है। भैया ने दृढ़ आवाज में कहा, मतलब भैया जो है हामी भरते हुए, अरे नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारा जमीन है, तुमको जो करना है करो, है ना? वैसा ही बोला होगा। हाँ बुच्चीदार, तुम जो फैसला करोगी हमें मंजूर है। भैया ने फिर दृढ़ आवाज में कहा, हाँ बुच्चीदार, तुम जो फैसला करोगी हमें मंजूर होगा। आखिर जमीन तो तुम्हारी ठहरी, वो भी दान की जमीन। लीलावती भैया की आंखों में झांकने लगी, मुझे आप लोगों की दुआ से कोई कमी नहीं है भैया, इसलिए दान में मिली जमीन मैं दान में ही देना चाहती हूँ। आप वचन दे चुके हैं, मुकरिएगा नहीं। मैं यह जमीन सहेलिया माई को रजिस्ट्री करना चाहती हूँ। दूध का मोल कौन दे सकता है? फिर भी झगड़ा हमेशा हमेशा के लिए खत्म, है ना? सुरेश, नरेश, भौजी, है ना? सब हतप्रस्त, मतलब वो सब किसी से पूछ रही है कि मतलब मैं चाहती हूँ कि ये जमीन जो है सहेलिया माई को दे देती हूँ, झगड़ा भी खत्म हो जाएगा, और वैसे भी वो हमको दूध पिलाई है और दूध का मोल मैं कैसे दे सकती हूँ, लेकिन फिर भी जितना हो सकता है मैं उनके लिए कर देती हूँ। आखिर आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, मेरे पास नहीं है, और वो भी मेरी माँ जैसी है, तो मैं उसके लिए इतना करना चाहती हूँ। यही सब बात हुआ होगा। और लीलावती का चेहरा ऐसा दिख रहा था जैसे कोई बहुत बड़ी चीज़ मिल गई हो उसे, है ना? क्योंकि भैया ने तो बोल दिया था ठीक है तुम्हारा जमीन है जो करो। हंसती हुई भैया से बोली, सहेलिया माई और कलेसर कल फॉरबिसगंज रजिस्ट्री ऑफिस में मिलेंगे, मैंने कह दिया है उनसे, मेरा मान रख लीजिएगा भैया, पता नहीं फिर कब लौट के आना हो नैहर। आपको और सुरेश नरेश को भी साथ चलना होगा। मतलब सब कुछ से करवा लेती है अपने भैया भतीजों से कि ठीक है भैया, अगर ऐसा है आप चाहते हैं कि मैं अपने ज़मीन का जो मर्जी वो करूं, तो मेरा मर्जी है कि मैं अपना जो ज़मीन है वो सहेलिया माई को दे देता हूं। सहेलिया माई और कलेसर से मैंने वादा कर दिया है, वो लोग कल फॉरबिसगंज कोर्ट में आने वाले हैं रजिस्ट्री ऑफिस में, और आप भी चलिएगा। और भतीजा, दोनों भतीजों का नाम भी रखती है कि सुरेश और नरेश भी जो है चलेंगे हमारे साथ, ठीक है? आपको और सुरेश नरेश को भी साथ चलना होगा शिनाखत के लिए, मतलब रजिस्ट्री होने के लिए। उसमें हो सकता है ना, वो क्या बोलते हैं, मतलब कि शिनाखत का मतलब हो गया जैसे कि आप लोगों को भी चलना होगा शिनाखत के लिए, यानी कि जो एक गवाह होता है ना उसके लिए, समझ रहे हैं ना आप लोग? बुआ के अप्रत्याशित फैसले पर सुरेश और नरेश एक दूसरे का चेहरा देखने रहे। अब बुआ ऐसा फैसला ले ली, सुरेश और नरेश एक दूसरे को देखने लगे। और इसके दूसरे दिन भैया लीलावती का मान रखने के लिए फॉरबिसगंज जाने के लिए तैयार थे। अब अगले दिन क्या होता है कि भैया जो है तैयार हैं कि ठीक है चलो तुम्हारा जो मन है वही होगा। जीप में ड्राइवर की सीट पर सुरेश था। भैया के खादी के कुर्ते की जेब में पिस्तौल की जगह क्या थी? जमीन के कागजात का पुलिंदा था। मतलब जमीन जथा का जो भी कागज होता है ना, दस्तावेज वगैरह जो भी होता है, वो सब उनके पॉकेट में था, बंदूक नहीं लिए थे। मतलब झगड़ा खत्म हो गया। जीप जब दरवाजे से आगे बढ़ी तब लीलावती को ऐसा महसूस हुआ जैसे दूध की कोई उमंगी हुई उजली नदी है और उस नदी में वह ऊब डूब नहा रही है। मतलब जब इतना हो गया ना, जैसे होता तो है कि कोई वादा कर देता है लेकिन आगे कुछ हो नहीं पाता है। जब उसके भैया मान गए, फिर अगले दिन जो है गाड़ी निकला। गाड़ी में कौन कौन था? गाड़ी में लीलावती थी, ड्राइवर गाड़ी चला रहा होगा, नरेश था, सुरेश था और उसके भैया थे। जब गाड़ी चल दिया, द्वार से निकल गया फॉरबिसगंज के लिए, तो लीलावती के कलेजे को बहुत ठंडक मिला और वो बहुत बहुत जो है अपने आप को हैप्पी ऐसा महसूस कर रही थी कि हाँ वो अब खुश है, उसे ऐसा फील हो रहा था। तो देखिए मैंने पूरा कोशिश किया है कहानी को तोड़ मरोड़ के आप सबको एकदम अच्छे से समझाने का। अब एक बार फिर से बोलूंगा, अगर कहानी समझ में आए तो आप लोग जो है ना इस चैनल को प्लीज़ से सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और आगे जितने भी टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं कमेंट में जरूर कीजिएगा। एक भी कमेंट आएगा ना तो मैं वीडियो बना के डाल दूंगा। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।